बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बाद आर्मी चीफ का कौमी सलामती कमेटी में अहम बयान। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनने की ज़रूरत है। इससे पहले डीजी ISPR ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग के नतीजे में रूल्स ऑफ द गेम बदल गए हैं। ये सब 11 मार्च की वजह से हुआ, जब बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान से चलने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया, जिनमें अक्सरियत नीम फौजी एहलकारों की थी। इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने क्लियरेंस ऑपरेशन में 300 हॉस्टेजेस को बाजियाब करवाने और मौके पर मौजूद 33 अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया, जबकि BLA ने अपने हमले को कामयाब करार देते हुए दर्जनों फौजी एहलकारों को हलाक करने का दावा किया। पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि इस सब के पीछे अफगानिस्तान और इंडिया है। अफगान इंटेलिजेंस सर्विस NDS के एक साबिक एहलकार ने BBC को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में बलूचिस्तान के बारे में अहम इंकशाफात किए हैं। तो अब बलूचिस्तान में क्या होने जा रहा है? आज प्रोग्राम में 2 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये हार्ड स्टेट बनने का क्या मतलब है और रूल्स ऑफ द गेम तब्दील होने से क्या मुराद है। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने पार्लियामेंटेरियन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कही, जिसमें दर्जनों अफराद की जानें गईं, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थे। पाकिस्तानी फौज और BLA दोनों ने अपनी अपनी कामयाबी के दावे किए। तो सवाल ये है कि हार्ड स्टेट या आनी रियासत से आर्मी चीफ की मुराद क्या है? क्या पाकिस्तानी रियासत का ज़्यादा फोकस अब फौजी ऑपरेशंस पर होगा? बलूचिस्तान के वजीर आला के बयानात से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी किसी भी सूरत में। हाँ, जो आम बलोच है उसको गले लगाने के लिए रियासत एक बार नहीं 100 बार तैयार है। मैं ये कह रहा हूं कि 1 इंच टेरिटरी होल्ड करने की ताकत BLA या ये जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें उनके अंदर नहीं है। They cannot hold an inch of our land for not more than 4-5 hours. इतना ही टाइम लगता है रिएक्शन टाइम, उसके बाद कहां चले जाते हैं। एक मौसूफ ने कल इधर कहा जंग हार गए। ओ भाई, रियासत ने ये जंग लड़ना अभी शुरू ही नहीं की। जिस दिन रियासत ने ये जंग लड़ना शुरू कर दी ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन हारा कौन जीता। वज़ीर आला की जोशीली बातें अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि क्या हार्ड स्टेट बनाने की पॉलिसी अवामी सपोर्ट के बगैर मुमकिन है? अगर शिद्दत पसंदों के खिलाफ माजी के फ़ौजी ऑपरेशंस का जायज़ा लें तो यही नज़र आता है कि जिस फ़ौजी कार्रवाई या पॉलिसी को अवामी हिमायत हासिल हो तो उसकी कामयाबी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सवात में फ़ौजी ऑपरेशन की कामयाबी में उस वक्त पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की सियासी क़यादत और अवामी सपोर्ट ने अहम किरदार अदा किया था। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि 18 मार्च को होने वाले पार्लियामेंट्री इजलास में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने शिरकत ही नहीं की। इसका एक मतलब है कि हार्ड स्टेट बनाने की पॉलिसी को मतलूबा अवामी हिमायत नहीं मिल सकेगी। अवाम की बात हो रही है तो आइए देखते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों की नज़र में हार्ड रियासत क्या है। हमने कोयटा में कुछ लोगों से पूछा कि उनकी नज़र में हार्ड रियासत का क्या मतलब है और क्या इससे अमन हासिल हो सकेगा। वो हार्ड स्टेट की बात कर रहे हैं कि बनना पड़ेगा। अब तक 70 सालों में ये क्या सॉफ्ट स्टेट था? आइन के होते हुए एक सिविलाइज माशरे में, एक महज़ब माशरे में आप अपना हार्ड स्टेट का तस्वुर ही नहीं रख सकते हो। ये स्टेट तभी मजबूत हो सकती है, तभी अमन इसमें आ सकता है कि जब इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं तो ये समझता हूँ कि इनडायरेक्ट आर्मी चीफ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर माशाल्लाह का निफाज होगा। तो अब ये हार्ड जो बनेगा वो कितना हार्ड होगा? इसमें हमें पार्लियामेंट में जो मौजूद लोग हैं वो उनको ये सवाल रखना चाहिए, बल्कि इसकी जो है मुखालफत करनी चाहिए। पाकिस्तान आज भी पश्तून के लिए, बलोच के लिए, सिंधी के लिए और मुल्क के तमाम जो महकूम अक़वाम में मारून तबकात है उनके लिए एक इस्तिमारी रियासत है, एक हार्ड स्टेट है और एक कैदखाना है। हर शहरी को अपनी बुनियादी हकूक़ मिल जाए तो क्या कोई ऐसा पागल होगा कि वो वायलेशन का या तशद्दुद का रास्ता अपनाएगा? तो चाहिए ये था कि जितने भी मिसिंग पर्सन थे उनको जो है ये जो है बाज़ियाब करते, उनको रिहा करते। एक जो है एतमाद का जो है फिजा जो है यहाँ पे कायम होता। आप यहाँ पे जो जेन्युइन सियासी क़यादत है जिनका ताल्लुक अवाम से है,
जिनका ताल्लुक आवाम से, आप उनके साथ बैठें, उनको जो है आप सुने, उनके थ्रू जो है मसले मसाइल का हल कर सकते हैं। लिहाजा हम समझते हैं कि इस मुल्क को एक फलाही रियासत बनाने की जरूरत है। इसको मिलिट्री स्टेट बनाने के बजाय इसको अवामी और जमहूरी स्टेट बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हार्ड स्टेट का एक पहलू ये भी नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान का वो तबका जो रियासत से खुश नहीं लेकिन अलहदगी पसंदी और हथियार उठाने के बजाय पुरअमन एहतजाज कर रहा है, उनके साथ भी सख्ती ही की जा रही है। इसकी मिसाल समी बलोच, महरंग बलोच और कई दूसरी ख़वातीन एक्टिविस्ट हैं जिनको हिरासत में लिया गया। माजी में भी पुरअमन एहतजाज और सियासत करने वाले कई बलोच रहनुमाओं के साथ सख्ती बरती गई और उन्हें सियासत से दूर करने की कोशिशें हुई। तो इस सब में बलूचिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ खड़ी है? हार्ड स्टेट की पॉलिसी पर बाज़ अहम बलोच रहनुमाओं का क्या ख्याल है? इसी तनाज़ुर में हमारे नामानिगार रियाज सोहेल ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा अख्तर मेंगल से बात की। देखिए, बलूच क़यादत ने दोनों तरफ कोशिश की कि एक ब्रिज का रोल अदा करें, उन नौजवानों को भी समझाएं और रियासत और रियासती इदारों या वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी समझाने की कोशिश करें। उस क़यादत को या तो आपने गद्दारी के इल्ज़ामात लगा के उनको बिल्कुल रास्ते से हटा दिया, या इन इल्ज़ामात के बावजूद उन्होंने कोशिश की कि अपनी बसात के मुताबिक आपके नज़दीक आए, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म और जबर की दास्तानें सुनाएं। असम्बलियों में कईयों ने डेस्क बजाए हमारी उस दास्तानों को सुनकर, कईयों ने आंसू बहाए, कईयों ने हमारा मजाक उड़ाया। तो अब वो क़यादत टेक ओवर हो गई है बलोच नौजवानों के हाथों, अब वही उसकी क़यादत कर रहे हैं। कौमी सलामती काउंसिल का इजलास हुआ, आपकी जमात ने उसका बायकाट किया, उसकी क्या वजह थी? जब मुझसे बाकायदा एक तो उन्होंने रब्ता ही नहीं किया। मेरा मौक़िफ़ ये था कि वो फैसले जो हमेशा रियासती इदारों और इख्तियारात के मालिक पहले करके आते हैं और फिर उसको हमेशा यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे इस तरह की जब कोई मीटिंगें या कॉन्फ्रेंसें बुलाई गई हैं तो उन्होंने पहले अपना एक माइंड बनाया होता है और उस माइंड को, फैसलों को इंडोर्स करने के लिए उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टियों का सहारा लिया और जो कोई फैसला वो करते हैं उसका क्रेडिट अपने लिए लेते हैं, लेकिन उसमें जो हंसाई होती है या जो तवे से जो कालक मली जाती है वो सियासी पार्टियों और सियासी क़यादत के मुंह पर मली जाती है। बीएलए से कहा जाता है कि कैसे मुज़ाकरात किया जाए, जिसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ताकि सीपेक के मंसूबे और चाइना के दूसरे मंसूबे हैं उनको सपोर्ट किया जाए। तो आप क्या कहेंगे इस पर? तो देखिए, बैरूनी मुदाखलत को किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तान ने दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं की? जब आप मुदाखलत करेंगे तो दूसरों को खुद आप ये मौका देते हैं कि वो मुदाखलत करें, लेकिन अगर वो मुदाखलत करें उसके मौके आपने खुद मुहैया किए। आप बलूचिस्तान के लोगों के वो जो जायज़ हुकूक थे वो देते तो आज वो किसी की तरफ ना देखते। प्रोग्राम के शुरू में हमने इस क्राइसिस में अफगानिस्तान और इंडिया पर बलूचिस्तान में मुलव्वस होने के पाकिस्तानी इल्ज़ाम और इस बारे में अफगान खुफिया एजेंसी NDS के एक साबिक एहलकार के इंकशाफात की बात की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करने के इल्ज़ाम के बारे में इस एहलकार ने BBC को बताया कि ये वाज़ेह है कि इंडिया उन्हें सपोर्ट करता है। इंडिया और अफगानिस्तान BLA को सपोर्ट करने के इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। इन इल्ज़ामात को कुछ वाक़यात मज़ीद तक़वियत देते हैं, जैसे कि 25 दिसंबर 2018 को अफगानिस्तान के शहर कंदहार में होने वाले एक खुदकुश हमले में कलादम BLA के सरकर्दा कमांडर असलम बलोच और उनके 6 साथियों की हलाकत। इस वाक़े ने पहली मरतबा हुकूमत पाकिस्तान के उन दावों की तस्दीक की है कि बलोच तंजीमें अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इसी तरह इस साल फरवरी में काबुल के एक इलाके में मुश्ताक कोही नामी बलोच कमांडर का कत्ल, इस कत्ल ने कई सवालों को जन्म दिया। वो अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर काबुल में क्या कर रहे थे? बाकी सब डिस्कशंस एक तरफ, कोई भी रियासत ये नहीं चाहेगी कि उनके अंदरूनी मसाइल में बाहर से इंटरफेरेंस हो और इससे भी ज़्यादा इस तरह के मामले में कोई दूसरा मुल्क उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और मुल्क को गैर मुस्तहकम करे।
तो क्या पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान ने जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद रूल्स ऑफ द गेम तब्दील होने की बात इसी तनाजुर में कही है? यही सवाल मैंने पूछा यहाँ बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में PhD करने वाले रफ़ीउल्लाह काकर से, जो बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों के साथ कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। देखें, फौजी ऑपरेशन हमारे नज़दीक तो जब हम देखते हैं 2004-5 से फौजी ऑपरेशन ही हो रहा है, और अगर किसी वक्त कोई ऐसा फैसला हो जिसमें एक ब्रॉडर हिकमत अमली हो, जिसमें सियासी डायलॉग, मुज़ाकरात, जो देरीना मसाइल है उनका हल, मिसिंग पर्सन्स जैसे इशू का हल, वसाइल पे कंट्रोल, ये सब इंश्योर किए जाए और इस डायलॉग का एक पार्ट ये और उसमें कोई काइनेटिक मेजर्स का ऑप्शन हो, उसकी तो जस्टिफिकेशन बनती है। लेकिन अगर आप 20 साल से सिर्फ ताकत के इस्तेमाल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे रिलाई करके इसको कंट्रोल कर रहे हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा, और वो दोबारा आप देखते हैं कि हम सर्कल में घूम रहे हैं, दोबारा जीरो पे पहुंच जाते हैं, तो दोबारा वही ट्राइड एंड टेस्टेड हिकमत अमली फिर ट्राई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताएं कि क्या मुज़ाकरात की तमाम कोशिशें की जा चुकी हैं और अब क्या ताकत का ही इस्तेमाल जो है आखिरी रास्ता है? मैं समझता हूँ मुज़ाकरात की कोई मानी खेज कोशिश हुई नहीं है पिछले 20 साल में, जब से ये इंसर्जेंसी शुरू है। पहले तो जब नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत हुई है उस वक्त भी मुज़ाकरात चल रहे थे, और वो मुज़ाकरात, वो लोग जो उस मुज़ाकरात में इन्वॉल्व थे वो हयात है और वो ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं, चौधरी शुजात हुसैन से लेके मुशाहिद हुसैन, कि उन मुज़ाकरात में किस तरह नवाब बुगटी साहब मुज़ाकरात के लिए न सिर्फ तैयार थे बल्कि बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जनरल मुशर्रफ की अना उसमें रुकावट बनी और उसका नतीजा हमने देखा। फिर उसके बाद से लेके अभी तक मैं नहीं समझता रियासत ने कोई मानी खेज कोशिश की है कि इसको सियासी डायलॉग के थ्रू हल किया जाए। अच्छा रफ़ी साहब, BLA ने जो आज़ादी के लिए ये ताकत का रास्ता इख्तियार किया है, क्या इस तरह बलूचिस्तान आज़ाद करवा सकते हैं वो? जी देखिए, ये तो इस पे कोई हतमी बात करना बड़ा मुश्किल है। असल बात ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान में पाकिस्तान बतौर कौम हम और पाकिस्तान बतौर रियासत दिलो दिमाग की जंग ऑलरेडी हार चुका है। अच्छा, पाकिस्तानी रियासत ने अब अगर ये फैसला कर लिया है कि वो मामले को डील करने के लिए एक हार्ड स्टेट बनेगी, तो सबसे पहले तो BLA टारगेट पर है। लेकिन सिचुएशन ये है कि पिछले कुछ अरसे से BLA धड़ल्ले से कभी बलूचिस्तान के किसी इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लेती है तो कभी कहीं हमला कर देती है। एक ऐसा सूबा जहां पहले ही बड़े पैमाने पर फ़ौज मौजूद है, वहां अगर हालात कंट्रोल में नहीं तो BLA जैसी तंजीम के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की मज़ीद कार्रवाई या ऑपरेशन का दायरा बढ़ाना कितना मुश्किल है, और इसमें सिक्योरिटी इदारों के लिए किस तरह के चैलेंजेस हैं। बलूचिस्तान में ये 5वीं इंसर्जेंसी है, और इस इंसर्जेंसी और बाकियों में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क ये है कि ये इंसर्जेंसी किसी एक ख़ास इलाके या किसी ख़ास कबीले के साथ वाबस्ता नहीं है। अब जो इंसर्जेंसी है इसकी यूनिक बात यह है कि ये एक पॉपुलर इंसर्जेंसी है जिसकी सपोर्ट किसी ख़ास इलाके में कंसंट्रेटेड होने की बजाय ये स्कैटर्ड है, और इसमें इसका एक अर्बन नेचर भी है, इसकी अर्बन एरियाज़ में फॉलोअर्स और सपोर्टर्स है, जिसकी वजह से मेरे ख़्याल से जो आपके ट्रेडिशनल काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिक्स और मेजर्स है वो यहाँ पे अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होगा। साथ साथ में जो दूसरी मुश्किलात पेश आएंगी वो बलूचिस्तान का जो मुश्किल एक टेरेन है, जो बलूचिस्तान में ये पहाड़ी इलाके है, स्कैटर्ड आबादी है, तो वहाँ पे भी आई थिंक ये रिवायती तरीक़ों से उसको डील करना वो बहुत मुश्किल काम है, और मेरे ख़्याल से उसमें अभी जिस तरह के ये इत्तलात आ रहे हैं कि ये ड्रोन्स या उसका इस्तेमाल करेंगे, मैं समझता हूँ वो भी एक बड़ा लिमिटेड होगा। अब अगर हार्ड स्टेट की बात हो रही है, जिसका मतलब बाज़ लोगों के ख्याल में ये है कि फ़ौजी ऑपरेशंस पर फोकस ज़्यादा होगा, तो यहाँ ये देखना ज़रूरी है कि माजी में होने वाले ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ है।
ویسے تو بلوچستان میں مسلح تحریکوں کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود پاکستان کی، یعنی یہ مسئلہ تو پاکستان بننے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ ان میں 2 مواقع ایسے ہیں جو موجودہ کرائسس کی وجہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ فروری 1973 میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی منتخب حکومت کو ختم کر دیا، جس کے بعد بلوچستان میں زبردست احتجاج ہوا اور پھر فوجی آپریشن کیا گیا جو اگلے 4 سال جاری رہا۔ اس فوجی آپریشن کے دوران بلوچستان کے مری اور مینگل قبائل نے زبردست مزاحمت کی۔ اس آپریشن کے دوران ایک اندازے کے مطابق 5,500 سویلین مارے گئے۔ 4 سال بعد یہ فوجی آپریشن تو ختم ہوا، لیکن بلوچ مزاحمتی تحریک اور سوچ اپنی جگہ موجود رہی۔ اس کے بعد 2003 میں فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر مسلح شورش نے سر اٹھایا۔ اس مسلح تحریک اور اس کے خلاف فوجی کارروائیوں میں 2005 میں اس وقت تیزی آئی جب سوئی میں فوج کے ایک کیپٹن نے مبینہ طور پر ایک لیڈی ڈاکٹر کو ریپ کیا۔ اس معاملے کو جنرل مشرف اور ان کے اہلکاروں نے جس طرح ہینڈل کیا، اس نے صوبے میں جیسے ایک آگ لگا دی۔ اس واقعے کے نتیجے میں ہونے والے احتجاج کو ضرورت سے زیادہ طاقت سے کچلنے کی کوشش کی گئی۔ لوگوں پر گن شپ ہیلی کاپٹروں سے فائرنگ کی گئی، راکٹ برسائے گئے اور بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی بھی فوجی آپریشن میں مارے گئے۔ بلوچستان کے موجودہ حالات جنرل مشرف کی قیادت میں شروع ہونے والے اس فوجی آپریشن کا ہی تسلسل ہیں۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پاکستان کی موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت بھی اسی راستے پر چل رہی ہے جس سے ماضی میں بھی فائدے کے بجائے نقصان ہوا ہے۔ اگر بلوچستان کی تاریخ ہمیں کچھ بتاتی ہے تو وہ یہی ہے کہ معاملے کے حل کے لیے بار بار ایک ہی حربہ استعمال کرنا، ناکامی کا سامنا کرنا اور پھر اسی راستے پر چل کر مختلف نتیجے کی امید رکھنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو ہم نے پروگرام کے شروع میں سوال کیا کہ اب بلوچستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس کا جواب تو ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ کارروائیاں جس کا دائرہ شاید بلوچستان سے آگے بھی جائے گا۔ یہی بدلتے رولز آف دا گیم ہیں۔ لیکن بات جب ہارڈ سٹیٹ کی ہوتی ہے تو بلوچستان میں رہنے والوں کو شکوہ ہے کہ سٹیٹ تو پہلے سے ہی ہارڈ ہے، یعنی اب یہ ہارڈ سے ہارڈر کی طرف کا سفر ہے۔ تو بات چیت کے راستے کو بند کر دینا بلوچستان کے کرائسس کو شاید اور پیچیدہ بنا دے۔